नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का परिचय। हमारे पास ना कुछ लेक्चर नोट्स हैं, जैसे एआई कोर्स के पहले मॉड्यूल के लिए तैयार किए गए हों। तो हमारा काम है इनमें से जो सबसे ज़रूरी बातें हैं, जो आइडियाज़ हैं, उनको निकालना और समझना। एआई आजकल हर जगह है ना? तो देखते हैं ये नोट्स हमें क्या बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ कोई टेक्निकल चीज नहीं है। ये हमारे आने वाले कल को समझने की कुंजी भी है एक तरह से। इन नोट्स के जरिए हम इसकी बिल्कुल बेसिक बातें समझेंगे। परिभाषा क्या है, इतिहास कैसा रहा और आज ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। ठीक है, तो फिर परिभाषा से ही शुरू करें। नोट्स में लिखा है एआई वो टेक्नोलॉजी है जिसमें कंप्यूटर और मशीनें इंसानों की तरह सोचें, समझें, सीखें, फैसले लें, ऐसी क्षमता डेवलप करें। सुनने में तो सीधा लगता है, पर क्या इसमें कुछ और भी है? हाँ, इसमें वो क्षमता विकसित करना वाली बात अहम है। ये नॉर्मल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से अलग है। प्रोग्रामिंग में तो कंप्यूटर बस दिए गए इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है। एआई में मशीनें वो एक्सपीरियंस से सीखती हैं, डेटा से पैटर्न पहचानती हैं और फिर उसके आधार पर काम करती हैं, जैसे हम इंसान सीखते हैं। अच्छा, मतलब ये सिर्फ कोड चलाना नहीं है, ये तो इंटेलिजेंस बनाने जैसा हुआ। हाँ, कुछ हद तक एक तरह की समझ या बुद्धि बनाने की कोशिश। और इतिहास इतिहास भी काफी पुराना लगता है। नोट्स में 1956 का जिक्र है। जॉन मकार्थी ने ये शब्द इस्तेमाल किया। मतलब एआई का आइडिया तो काफी पुराना है। आइडिया तो पुराना है बिल्कुल, लेकिन उसको हकीकत बनने में टाइम लगा। 60s 70s में कोशिशें हुई, जैसे वो शतरंज खेलने वाले प्रोग्राम बने, कुछ एक्सपर्ट सिस्टम्स भी बने। वो जरूरी थे, पर उनकी कैपेसिटी लिमिटेड थी। उस टाइम कंप्यूटर्स उतने पावरफुल नहीं थे ना, और डेटा भी कहाँ था इतना। हाँ, सही बात है। फिर आया 1997, नोट्स में है ये, आईबीएम का डीप ब्लू कंप्यूटर। उसने वर्ल्ड चैंपियन गैरी कैस्पारोव को हरा दिया। ये तो बहुत बड़ी खबर थी उस टाइम, मुझे याद है। हाँ हाँ बिल्कुल। डीप ब्लू की जीत सिर्फ एक कंप्यूटर की जीत नहीं थी, वो एआई के लिए एक मील का पत्थर था। उसने दुनिया को पहली बार दिखाया कि मशीनें भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजिक कामों में, मतलब जहां दिमाग लगता है बहुत। एग्जैक्टली, वहां भी बेस्ट इंसानी दिमाग को टक्कर दे सकती हैं। इससे एआई रिसर्च में इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट दोनों बढ़े। वो एक तरह से मशीन इंटेलिजेंस की झलक थी। और फिर जैसा नोट्स में बताया गया है, 2010 के बाद तो जैसे सब कुछ बदल गया। बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग और ये जीपीयूज, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स, ऐसा लगता है ये सब एक साथ आ गए और एआई को जैसे पंख लग गए। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये तीनों चीजें एआई के विकास के लिए, खासकर मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के लिए परफेक्ट स्टॉर्म जैसा था। सोचिए, इतना सारा डेटा अवेलेबल हो गया, बिग डेटा। फिर उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए लगभग अनलिमिटेड कंप्यूटिंग पावर मिलने लगी क्लाउड पर, किराए पर। हाँ और फिर आए जीपीयूज। हाँ, जीपीयूज, ये ग्राफिक्स कार्ड, ये तो गेमिंग के लिए होते थे ना। इनका एआई से क्या कनेक्शन? ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जीपीयूज का डिजाइन था स्क्रीन पर लाखों पिक्सल एक साथ हैंडल करने के लिए। मतलब वो हजारों छोटी छोटी कैलकुलेशन एक साथ पैरेलल में कर सकते थे। साइंटिस्ट ने रियलाइज किया कि यही कैपेबिलिटी मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन करने के लिए परफेक्ट है, जहां बहुत सारे डेटा पर एक साथ काम करना होता है। तो जो मॉडल ट्रेन करने में पहले हफ्ते या महीने लगते थे, वो अब दिनों या घंटों में होने लगा। हाँ, जीपीयूज ने वो काम दिनों या घंटों में कर दिया। इसने एआई रिसर्च की स्पीड कई गुना बढ़ा दी। अरे वाह! तो गेमिंग चिप्स ने अनजाने में एआई क्रांति ला दी। और शायद इसीलिए आज एआई सिर्फ लैब में नहीं, हमारी रोज की जिंदगी में है। नोट्स में कई उदाहरण हैं इसके, जैसे गूगल मैप्स। हाँ, गूगल मैप्स तो बेहतरीन उदाहरण है। वो सिर्फ एक नक्शा नहीं है, वो रियल टाइम डेटा लेता रहता है। ट्रैफिक कहाँ है, सड़क कहाँ बंद है, मौसम कैसा है, और इस सब को एनालाइज करके आपको सबसे तेज या सबसे छोटा रास्ता बताता है। ये एआई एल्गोरिदम्स ही कर पाते हैं। और चैटबॉट्स, व्हाट्सएप पर, पेटीएम पर, स्विगी पर, आजकल तो कस्टमर सर्विस में ये बहुत कॉमन है। कभी-कभी तो पता भी नहीं चलता कि मशीन से बात हो रही है या इंसान से। बिल्कुल। ये चैटबॉट्स एनएलपी यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूज करते हैं। ये एआई की एक ब्रांच है। एनएलपी मशीनों को इंसानी भाषा समझने, उसका मतलब निकालने और फिर जवाब देने लायक बनाती है, चाहे लिखी हुई भाषा हो या बोली हुई। और ये लगातार सीखते रहते हैं, बेहतर होते जाते हैं। फिर नेटफ्लिक्स या यूट्यूब के सुझाव, नोट्स में ये भी एआई बताया गया है। ये तो कमाल है।
क्योंकि अक्सर वो जो दिखाते हैं वो हमें पसंद भी आता है। ये कैसे होता है? इन्हें कहते हैं रिकमेंडेशन इंजन। ये मशीन लर्निंग का एक बहुत कामयाब उदाहरण है। ये आपकी हिस्ट्री देखते हैं, आपने क्या देखा, क्या लाइक किया, क्या नहीं किया, कितनी देर देखा, सब कुछ। और साथ में आप जैसे लाखों दूसरे यूजर्स के पैटर्न भी देखते हैं। इस सारे डेटा को मिलाकर वो अंदाजा लगाते हैं कि आपको आगे क्या पसंद आ सकता है। बाप रे, मतलब ये हमारी डिजिटल आदतों से हमें शायद हमसे बेहतर जानने लगते हैं। नोट्स में यूपीआई फ्रॉड डिटेक्शन का भी जिक्र है। ये तो बहुत जरूरी है सेफ्टी के लिए। बिल्कुल। बैंक और पेमेंट ऐप्स एआई का इस्तेमाल करते हैं धोखाधड़ी वाले लेन-देन पहचानने और रोकने के लिए। एआई उन छोटे-छोटे पैटर्न या गड़बड़ियों को पकड़ सकता है जो शायद इंसान न देख पाए, जैसे कहीं अचानक किसी नई जगह से पेमेंट होना या बहुत बड़ी रकम का ट्रांजैक्शन होना। ये तुरंत खतरे का सिग्नल देता है। और सिरी, अलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, ये वॉइस असिस्टेंट्स, ये तो शायद एआई का सबसे जाना पहचाना चेहरा है आजकल। हाँ, हम बोलते हैं और वो काम कर देते हैं। हाँ, ये वॉइस असिस्टेंट्स स्पीच रिकॉग्निशन मतलब आवाज को टेक्स्ट में बदलना और एनएलपी उस टेक्स्ट का मतलब समझना, दोनों का इस्तेमाल करते हैं। वो सिर्फ शब्द नहीं सुनते, हमारी इंटेंशन मतलब इरादा समझने की कोशिश करते हैं ताकि सही काम कर सकें। तो ये सारे उदाहरण यही दिखाते हैं कि एआई कैसे अक्सर हमें पता भी नहीं चलता हमारी जिंदगी को आसान, मजेदार और सुरक्षित बना रहा है। और अगर इसे बड़े लेवल पर देखें तो ये दिखाता है कि कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को यूजर के लिए कितना सिंपल बनाया जा सकता है। नोट्स में एक और बहुत जरूरी बात है जिस पर अक्सर कंफ्यूजन होता है। एआई, मशीन लर्निंग यानी एमएल और डीप लर्निंग यानी डीएल, इनमें फर्क क्या है? लोग अक्सर इन्हें एक ही समझ लेते हैं, तो इसे थोड़ा साफ करते हैं। नोट्स के हिसाब से एआई सबसे बड़ा दायरा है। हाँ बिल्कुल, एआई एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, एक अम्ब्रेला टर्म समझ लीजिए। लक्ष्य है मशीनों में इंसानों जैसी इंटेलिजेंस या समझ लाना। कोई भी टेक्निक जो मशीन को स्मार्टली काम करने में मदद करे वो एआई के अंदर आ सकती है। ठीक है, फिर है मशीन लर्निंग एमएल। नोट्स कहते हैं ये एआई का एक हिस्सा है और ये मशीनों को खास तौर पर डेटा से सीखने की काबिलियत देता है। मतलब उसे हर स्टेप के लिए प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं। उदाहरण दिया है ईमेल स्पैम फिल्टर का। बिल्कुल सही। एमएल एल्गोरिदम को डेटा दिया जाता है और वो उस डेटा में पैटर्न ढूंढकर सीखते हैं। जैसे स्पैम फिल्टर को लाखों ईमेल दिखाते हैं, वो सीखता है कि कौन से शब्द, कौन से भेजने वाले, कौन से लिंक आमतौर पर स्पैम में होते हैं। फिर वो इस सीख को यूज करके नए ईमेल को क्लासिफाई करता है, स्पैम या नॉट स्पैम। उसे हर रूल बताने की जरूरत नहीं, वो खुद सीखता है। समझ गए। और फिर है डीप लर्निंग डीएल। नोट्स कहते हैं ये मशीन लर्निंग का भी एक सबसेट है और ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स एएनएन्स का इस्तेमाल करता है और ये बहुत बड़े और कॉम्प्लेक्स डेटा को समझने में माहिर है, जैसे फेस रिकग्निशन या सेल्फ ड्राइविंग कारें। हाँ, डीप लर्निंग एएनएन्स यूज करता है जिनका स्ट्रक्चर कुछ हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स के नेटवर्क जैसा होता है। इनमें कई लेयर्स होती हैं। डेटा एक लेयर से दूसरी लेयर में जाता है और हर लेयर डेटा के अलग-अलग फीचर्स पहचानना सीखती है। जैसे चेहरे पहचानने में पहली लेयर शायद किनारे पहचाने, अगली लेयर आंखें या नाक जैसी शेप और उससे गहरी लेयर्स पूरा चेहरा पहचानना सीख लेती हैं। अच्छा, जैसे प्याज की परतें होती हैं। हाँ, अच्छी उपमा है। हर परत जानकारी को और रिफाइन करती है। ये मल्टी लेयर स्ट्रक्चर डीएल को इमेज, आवाज, टेक्स्ट जैसे बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा समझने में बहुत पावरफुल बनाता है। तो संक्षेप में कहें तो एआई लक्ष्य है, मशीनों में बुद्धि। एमएल उस तक पहुंचने का एक तरीका है, डेटा से सीखना। और डीएल एमएल का एक खास और बहुत शक्तिशाली तरीका है जो न्यूरल नेटवर्क यूज करता है कॉम्प्लेक्स पैटर्न समझने के लिए। ठीक है। लेकिन इससे एक जरूरी सवाल भी उठता है, वो ये कि हर प्रॉब्लम के लिए डीप लर्निंग बेस्ट नहीं होता। कभी-कभी सिंपल मशीन लर्निंग या ट्रेडिशनल एआई तरीके ज्यादा असरदार और सस्ते हो सकते हैं। सही टूल चुनना पड़ता है। ये अंतर समझना वाकई जरूरी था। अब आते हैं इसके महत्व पर। नोट्स में इसका भी जिक्र है। पहले भारत के लिहाज से देखते हैं। डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी सरकारी पहलों में एआई को बढ़ावा दिया जा रहा है। हाँ, भारत सरकार एआई को एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाली टेक्नोलॉजी की तरह देख रही है।
इसमें देश की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने और जो सोशल चुनौतियां हैं उनका हल निकालने की काफ़ी क्षमता है। इसीलिए इसे नेशनल स्ट्रैटेजी में शामिल किया जा रहा है। नोट्स में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, फाइनेंस जैसे सेक्टर्स का भी जिक्र है। ये तो भारत जैसे देश के लिए बहुत अहम है। बिल्कुल। कृषि में सोचिए, एआई मौसम का बेहतर अनुमान लगाने, मिट्टी की हेल्थ जांचने, कीड़ों के हमले का पहले पता लगाने में मदद कर सकता है। हेल्थ केयर में ये दूर के इलाकों में डॉक्टर की कमी पूरी करने में, बीमारियां जल्दी पकड़ने में जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी या कैंसर स्क्रीनिंग मदद कर सकता है। शिक्षा में ये हर स्टूडेंट की ज़रूरत के हिसाब से पर्सनलाइज्ड लर्निंग दे सकता है। और फाइनेंस में फ्रॉड रोकने के अलावा लोन देने की प्रक्रिया बेहतर बनाने में भी काम आ सकता है। नोट्स में कुछ भारतीय स्टार्टअप्स के नाम भी हैं, ज़ेरोधा, इनमोबी, ओला। ये एआई इस्तेमाल कर रहे हैं और सरकार ने नेशनल एआई मिशन भी शुरू किया है। हाँ, ये उदाहरण दिखाते हैं कि भारत में सिर्फ बड़ी कंपनियां या सरकारी नहीं बल्कि नए स्टार्टअप्स भी एआई की ताकत समझ रहे हैं। और ये स्टार्टअप्स अक्सर भारत की अपनी ज़रूरतों के लिए नए समाधान बना रहे हैं। नेशनल एआई मिशन का मकसद भी यही है, रिसर्च, टैलेंट डेवलपमेंट, डेटा और नैतिक गाइडलाइंस का एक पूरा इकोसिस्टम बनाना। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि भारत अपनी डेटा डाइवर्सिटी और आईटी टैलेंट का इस्तेमाल करके दुनिया में एआई में एक खास जगह बना सकता है। अच्छा, अब दुनिया भर में देखें तो नोट्स कहते हैं अमेरिका में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओपन एआई, टेस्ला जैसी कंपनियां इनोवेशन में आगे हैं। हाँ, अमेरिका ट्रेडिशनली एआई रिसर्च और डेवलपमेंट का गढ़ रहा है। वहाँ की बड़ी टेक कंपनियां और यूनिवर्सिटीज फंडामेंटल रिसर्च और बिल्कुल नए एआई मॉडल्स बनाने में बहुत इन्वेस्ट करती हैं। उनका फोकस अक्सर नई टेक्नोलॉजी ईजाद करने पर रहता है। वहीं चीन के बारे में लिखा है कि वो एआई सर्वेलेंस, ई कॉमर्स और रोबोटिक्स में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। चीन ने एआई को नेशनल प्रायोरिटी बनाया है। सरकारी सपोर्ट, बड़े पैमाने पर डेटा तक पहुंच और तेजी से उसे लागू करने की क्षमता के दम पर वो जबरदस्त तरक्की कर रहा है। उनका जोर अक्सर एआई के प्रैक्टिकल इस्तेमाल और उसे बड़े स्केल पर डिप्लॉय करने पर होता है, जैसे स्मार्ट सिटी, फेशियल रिकॉग्निशन, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। और यूरोप, नोट्स कहते हैं वो नैतिक एआई यानी एथिकल एआई और नियम बनाने पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। यूरोप का नजरिया थोड़ा अलग है। वो एआई के विकास के साथ साथ उसके सामाजिक और नैतिक असर पर भी बहुत ध्यान दे रहे हैं। उनकी कोशिश है कि एआई का विकास और इस्तेमाल मानवाधिकारों, प्राइवेसी, फेयरनेस जैसी वैल्यूज का सम्मान करते हुए हो। इसीलिए वो नियम बनाने में आगे हैं। तो अगर इन सबको एक साथ देखें तो पता चलता है कि एआई अब सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक बड़ी जियोपॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल ताकत बन गया है। अलग अलग देश अपनी ताकत और ज़रूरतों के हिसाब से इसके अलग अलग पहलुओं पर फोकस कर रहे हैं। ये एक तरह की रेस भी है, लेकिन साथ ही सेफ्टी, एथिक्स जैसे मुद्दों पर ग्लोबल कॉपरेशन की भी जरूरत है। तो इन लेक्चर नोट्स के जरिए हमने एआई की परिभाषा समझी, उसका इतिहास देखा, हमारी जिंदगी में वो कैसे शामिल है, एमएल और डीएल से उसका क्या रिश्ता है और भारत और दुनिया के लिए वो कितना अहम है, ये सब समझा। पहले मॉड्यूल के हिसाब से तो काफी कुछ पता चल गया। तो इसका मतलब क्या निकाले हम? मतलब सीधा है, एआई अब कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये आज की हकीकत है। ये एक बहुत पावरफुल टूल है जो तेजी से बदल रहा है और हमारे जीने, काम करने, बात करने, दुनिया को समझने के तरीके को बदल रहा है और आगे भी बदलेगा। ये नोट्स इस रोमांचक फील्ड में पहला कदम रखने के लिए एक अच्छी नींव है, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि ये सफर अभी बस शुरू हुआ है। सीखने के लिए बहुत कुछ बाकी है। बिल्कुल। और इसी नोट पर आज की बात खत्म करते हैं, लेकिन जाने से पहले एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। इन नोट्स और हमारी बातचीत के आधार पर क्या लगता है कि एआई का अगला बड़ा पड़ाव क्या हो सकता है? कौन सा ऐसा एरिया है जहां एआई आने वाले 5-10 सालों में सबसे बड़ा बदलाव लाएगा और हम खुद पर्सनली या प्रोफेशनली इस बदलती टेक्नोलॉजी के साथ कैसे चल सकते हैं, क्या तैयारी कर सकते हैं? अगली बार तक इन सवालों पर जरूर सोचिएगा।